हेलो। नमस्कार। सत श्री अकाल। आदाब। एक्सप्लोर स्क्रीन पे आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर में काम भी करते हैं और इसके साथ साथ डिक्शन भी पढ़ाते हैं। इनका उर्दू से रिश्ता बहुत गहरा है। तो आइए हम इनका स्वागत करें एक बहुत ही फेमस उर्दू शायरी के साथ। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो लेट्स वेलकम खालिक चौधरी। आदाब, नमस्कार। आपका एक्सप्लोर स्क्रीन पे बहुत बहुत स्वागत है। इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ दो चार बातें अपने बारे में कुछ शेयर कीजिए। जी, बिल्कुल। मेरा नाम खलीद चौधरी है और मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी में, शहर अलीगढ़। वहाँ मैं यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ड्रामा क्लब में एक्टिंग करना मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले हमारी फैमिली में, खानदान में कोई भी एक्टर नहीं था। तो मैंने भी एक्टिंग की शुरुआत अचानक ही, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, तो ये कि हमारा जो फर्स्ट पीरियड होता था वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में होता था। जो हमारी सेकंड क्लास होती थी वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में होती थी। तो जब मैं नीचे आया एक दिन अपने सेकंड क्लास के लिए, ज्योग्राफी के लिए, तो मेरा एक फ्रेंड क्लासमेट नीचे खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक पेपर था और मैंने उसको पूछा, भाई क्लास करने क्यों नहीं जा रहे हो? तो उसने बताया कि उसके पास जो पेपर है वो ड्रामा क्लब का एक फॉर्म है और आज आखिरी तारीख है उसको जमा करने की, लेकिन उसके पास फोटोग्राफ्स नहीं है। इत्तेफाक से मेरे पास फोटोग्राफ्स थे। मैंने वो फॉर्म लिया और वो फोटोग्राफ्स लगाए और जाकर ड्रामा क्लब में सबमिट कर दिया फॉर्म। उस तरीके से कुछ दिन के बाद मेरा ऑडिशन हुआ ड्रामा क्लब में और फिर मैं वहाँ पर एनरोल हो गया ड्रामा क्लब में और फिर मेरे एक्टिंग का सफर वहाँ से स्टार्ट हुआ। बहुत खूब खालिक जी, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर कि आपने इस तरह से अपनी शुरुआत करी है। अ, आगे बढ़कर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगी कि ये जो आपकी लुक है, ये किसी कैरेक्टर के लिए है या ये आपकी ओरिजिनल लुक है? नहीं, ये मेरा ओरिजिनल लुक नहीं है। अभी जो ज्यादा हम लोग थिएटर करते हैं तो अपना जो असल लुक है वो कम ही रहता था। ये एक मैं अभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ जिसका शूट अगले महीने से स्टार्ट है। तो उसके लिए ये लुक मैंने लिया हुआ है। इसमें एक मौलाना का कैरेक्टर है, तो ये दाढ़ी मैंने उस कैरेक्टर की ही बनाई। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। खालिद जी, जैसे कि हर एक कलाकार की शुरुआत किसी किस्से से होती है, या हर कलाकार के पास एक कोई एक्सपीरियंस होता है जिस जो वो कभी भुला नहीं सकता। क्या आपके पास भी कुछ ऐसा पास्ट का एक्सपीरियंस है जो बहुत यादगार है? हाँ, मैं जब यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जब पढ़ रहा था और ड्रामा क्लब का मेंबर था, तो उस वक्त नाटक सॉरी, तो नाटक वगैरह क्या करते थे हम लोग। तो उसमें क्या होता था कि फर्स्ट ईयर में तो हम लोग बैक स्टेज करना पड़ता था, प्रोडक्शन करना होता था, तो हम करते थे। बहुत सारे काम करना पड़ते थे। पोस्टर लगाने जाया करते थे, अपने सीनियर्स को चाय पिलाया करते थे और भी जो दीगर काम होते प्रोडक्शन के, कीले लेकर आए कि ये सामान, फेविकोल वगैरह वगैरह। तो प्रोडक्शन के जितने भी सारे काम थे वो हम लोग क्या करते थे। उसके बाद फिर एक साल गुजर गया तो हम फिर नए मेंबर्स आए तो हम थोड़ा सीनियर हो गए। फिर हमने यहाँ कंपटीशन हुआ करता था अलीगढ़ में, इंटर हॉल कंपटीशन। तो वहाँ काफी हमारे फ्रेंड्स वगैरह सारे मेंबर्स थे, अपने अपने शो लेकर आ रहे थे अपने अपने हॉल की तरफ से। तो हमने भी कोशिश की। एक अपना एक नाटक, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है बांग्ला लेखक, जिन्होंने देवदास लिखा, परिणीता लिखा, उन्हीं की एक स्टोरी थी द ड्राउट के नाम से। तो हमने उस पर एक नाटक बनाया, फिर हमने उसको परफॉर्म किया। तो हमें फिर वहाँ पर हम जीते, 4-5 प्राइज हमने वहाँ पर जीते। तो वो जो हमने कैरेक्टर किया था एक किसान का, वो बहुत ही मेरे लिए यादगार रहा और वहां से काफी कॉन्फिडेंस आया। तो फिर हमने उसी वक्त सोचा, जब लोगों ने तारीफ की और कहा कि यार तुम अच्छा कर रहे हो, आगे जा सकते हो, फ्यूचर में इसमें कर सकते हो अच्छा। तो फिर वो एक ऐसा लम्हा आया जब हमको लगा, फील हुआ कि नहीं, अब हमें अपनी जिंदगी में एक्टिंग ही करनी है,
चाहे थिएटर करें, फिल्म करें, सीरियल करें, लेकिन एक्टिंग ही करें। तो वो जो हमारा मोमेंट था, जो हम एंसेम्बल में जीते थे, वहाँ से हमारे जिंदगी में एक पड़ाव था जहाँ पर हमने एक्टिंग को अपना फ्यूचर बना लिया। जी, बहुत खूब कि आपने ऐसा सोच लिया कि हमने एक्टिंग ही करनी है, और हमें इतने अच्छे अच्छे शोज और नाटक के प्रति आपकी एक्टिंग देखने को मिली। अ, अगला सवाल सर, जैसे कि आपने एफटीआईआई में उर्दू डिक्शन पढ़ाते हैं, और मुंबई में, बॉम्बे में इकरा की क्लासेस भी देते हैं। आई एम वेरी जी क्यूरियस जी। टू नो, इकरा का मतलब क्या होता है? इकरा का मतलब है कि इल्म 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 की शुरुआत या इल्म को जानना, लगातार मतलब सीखना, लर्निंग करना, वही इकरा होता है। अब इकरा डिक्शन क्लास जो हमारी है वो एक मजबूरी थी, तो हमने शुरू की थी, क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, अभी भी स्ट्रगल कर, उस वक्त हमें लगता था कि यार कोई ऐसा एक्टिंग के अलावा, कि एक्टिंग से घर का खर्चा नहीं निकल पाता था। जी तो हमने जी कहा सर। ऐसा कोई काम किया जाए, ऐसा कोई काम किया जाए साइड में, जिससे कुछ आमदनी हो, घर का रेंट निकले, खाने पीने का जो गुजर बसर है वो कंप्लीट। तो उसके हमने क्या काफी सोचा, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो फिर हमें लगा कि हमारा डिक्शन अच्छा है, हम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़े, हमारी फैमिली में भी शुरू से उर्दू अरबिक पढ़ाई गई बचपन से, तो हमें उस पर कमांड थी थोड़ा सा, कि हम जानते थे उर्दू के बारे में, हमारा डिक्शन तलफ़्फ़ुज़ अच्छा था, ठीक था। तो फिर हमने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जो एक्टर और एक्ट्रेसेस को बहुत जरूरी है। तो हमने कहा चलो इसको कुछ ट्राई करते हैं। तो हमने कुछ पोस्टर वगैरह निकाले, तैयारी की, कुछ जगह पर जहाँ ऑडिशन वगैरह होते हैं, आराम नगर, महाड़ा, चार बंगला, ऐसी जगहों पर हमने वो पोस्टर्स लगाए, और फिर इंतजार किया, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें दिया, डिस्प्ले किया पोस्टर पर। और फिर 15-20 दिन तक कोई स्टूडेंट नहीं आया। फिर ऐसे करते करते इंतजार करते एक दिन अचानक एक स्टूडेंट का कॉल आया, तो फिर हमने उसको पढ़ाया, तो वहां से पैसे आए। फिर वहां से हमारी डिक्शन की क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो वाया वाया करके एफटीआई में पता चला कि एक डिक्शन फैकल्टी की जरूरत है। तो फिर वहां से हमारी बातचीत हुई, आगे बात बढ़ी, तो फिर हम वहां पर एक सेशन पढ़ा कर आए, लॉकडाउन से पहले। जी सर, बहुत खूब। सर, डिक्शन की बात चल ही रही है, तो ये भी हम जानना चाहेंगे कि एक एक्टर के लिए डिक्शन कितना जरूरी है, और अगर खराब डिक्शन हो तो क्या क्या नुकसान हो सकता है? डिक्शन देखिए, बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो डिक्शन पर काम करते हैं। तो क्या है, जैसे कि इंजीनियर होता है, डॉक्टर होते हैं, उनके अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, औजार होते हैं, टूल्स होते हैं। तो डॉक्टर है, उसके पास स्टेथोस्कोप होगा, थर्मामीटर होगा, और भी दीगर ऑक्सीमीटर हो सकता है, जिससे कि वो पेशेंट के बारे में जानेगा कि क्या कंडीशन है बॉडी। जो अपने डिफरेंट डिफरेंट उनके पास टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, इसी तरीके से एक्टर्स के भी अपने टूल्स होते हैं, औजार होते हैं। तो डिक्शन, जो जुबान अच्छा बोलना, सही तरीके से बोलना, अल्फाजों की सही अदायगी और तलफ़ुज़ के साथ बोलना, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो इस पर काफी ध्यान देते हैं, और इससे उनकी पर्सनैलिटी में काफी निखार आता है। और क्योंकि अभी हर करेक्टर में तो डिक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ कुछ खास करेक्टर ऐसे हैं जिनको अगर आप प्ले कर रहे हैं या पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो डिक्शन जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप कोई उर्दू अदब से जुड़ा हुआ कैरेक्टर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी शायर का कैरेक्टर कर रहे हैं, गालिब का कैरेक्टर कर रहे हैं, या किसी और दीगर उर्दू डिपार्टमेंट के किसी प्रोफेसर का कैरेक्टर कर रहे हैं, किसी उर्दू टीचर का कैरेक्टर कर रहे हैं, या किसी कैरेक्टर कर रहे हैं, मान लीजिए किसी शायर का कैरेक्टर कर रहे हैं, गालिब का कैरेक्टर कर रहे हैं, या किसी और दीगर उर्दू डिपार्टमेंट के किसी प्रोफेसर का कैरेक्टर कर रहे हैं, किसी उर्दू टीचर का कैरेक्टर कर रहे हैं, या किसी अच्छे पढ़े लिखे अदब से जुड़े हुए इंसान का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो फिर आपका डिक्शन पर कमांड होना बेहद जरूरी है, वरना वो कैरेक्टर झूठा लगेगा, फेक लगेगा। जी, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि एक खराब डिक्शन कितना नुकसान पहुंचाता है, और एक अच्छा डिक्शन एक्टिंग में चार चांद लगा देता है। ऐसे ही बिल्कुल। सर, आगे बढ़ते हुए हम आपके थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में और जानना चाहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि आपने एक्टिंग करी है, थिएटर में भी करी है, फिल्म में भी करी है। तो आ, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो ये जानना, जो फ्रेशर्स हैं
और एक्टिंग सीख रहे हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, कि एक एक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? एक्टर बनने के लिए वैसे तो बहुत सारी खूबी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी जरूरी नहीं कि बहुत से ऐसी क्वालिटीज हों कि एक्टर बनने के लिए। सिंपल सा मेरा जो मैं सोचता हूँ कि एक्टर कौन बन सकता है, जो इंसान ठीक तरीके से चल फिर सकता है, ठीक तरीके से बातचीत कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, वो एक्टर बन सकता है। ये सिंपल सी मेरी डेफिनेशन है। जो इंसान बातचीत नॉर्मली कर सकता है, नॉर्मली सोच सकता है, नॉर्मली चल फिर सकता है, वो एक्टर बन सकता है। बाकी रही कि मुंबई जैसे शहर में आपको अगर अपने पैर जमाने हैं, रहना है, टिकना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जो मेरा सजेशन है नए एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए, सबसे पहले अपनी फैमिली का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी फैमिली राजी नहीं है आपको भेजने के लिए, तो जबरदस्ती ना आए। और क्योंकि थोड़ा कभी कभी स्ट्रगल ज्यादा हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि काम कभी कभी बहुत सारे किस्मत वाले हैं, जल्दी काम मिल जाता है। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा कि स्ट्रगल करना पड़ता है। कोई 5 साल कर रहा है, कोई 7 साल कर रहा है, कोई 10 साल कर रहा है, कोई 15 साल कर रहा है, और किसी को पहले साल ही काम मिल जाता है। तो अगर स्ट्रगल क्या है? स्ट्रगल सीखने की एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग है। जितना आप मतलब स्ट्रगल का मतलब आप लोगों से मिल रहे हैं, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, लोगों से कनेक्शन, आपके लिंक्स बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आप लोगों को जान रहे हैं। तो हम्म। फिर लोग आप पर भरोसा कर पाते हैं कि ये एक्टर क्या है, ये रुकेगा। ऐसा तो नहीं कि अभी इसको अपने कास्ट किया और फिर ये चला जाए। तो आदमी आपको परखता है, आप भी लोगों को परखते हैं, लोग आपको समझते हैं, आप भी इंडस्ट्री को समझते हैं, मुंबई को समझते हैं, रहन सहन समझते हैं। तो मुंबई एक अलग शहर है, यहाँ रहन सहन और सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी अलग है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये थोड़ी सी माया नगरी टाइप है और लोग यहाँ पर। तो उसको समझने के लिए आपको रोकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, और उसके लिए थोड़ा वक्त लग जाता है। कभी 2 साल भी लग जाते हैं, कभी 4 साल भी लग जाते हैं। सही वक्त और सही कैरेक्टर के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो उसके लिए अपनी फैमिली का सपोर्ट होना बेहद जरूरी है। और दूसरी चीज, आपको रुके रहना चाहिए, पैशन जरूरी है। ये नहीं कि हम्म। आप आए 1 साल रुके, कुछ नहीं हुआ और आप घबरा गए, आप वापस चले गए, या फिर आपने कोई और चूज कर लिया। अगर आप वाकई एक्टिंग करना चाहें तो आपको थोड़ा पैशन रखना पड़ेगा, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, लिंक लिंक बनाने पड़ेंगे, कनेक्टिविटी अपनी बढ़ाना पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पर लोग सीरियसली लेंगे और आप भी लोगों को सीरियसली। जी सर। कनेक्टिविटी से बात आती है आर्ट की, कला की, कि एक जो एक्टर है, अब उसको सक्सेस भी पानी है, उसको घर भी चलाना है, और उसको कला का भी ध्यान रखना है। तो वो इस दौर में जहाँ पे हम देखते हैं कि कभी कभी चीजें कमर्शलाइज हो जाती हैं, कभी कभी पैसे की तरफ ज्यादा भागा जाता है, जी। स्टोरी और नरेशन का ध्यान नहीं किया जाता। तो इस दौरान, इस समय में, कि आप एक एक्टर को क्या सजेशन देंगे कि वो कैसे बैलेंस मेंटेन कर सकता है? देखिए, इंडस्ट्री क्या है, एक खुली हुई जमीन है और खुला आसमान। आपके पर हैं, अगर नहीं है तो आपको विंग्स बनाना पड़ेंगी और फिर आप उड़ेंगे उस आसमान में। अब कैसे उड़ना है, ये आपने कैसे विंग्स अपने बनाए। कमजोर बनाएंगे तो आप ज्यादा नहीं उड़ पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो आप लंबा उड़ जाएंगे, मील का पत्थर साबित होगी आपकी जिंदगी। उसके लिए जैसे कि मैं जब मुंबई आया, 1 साल 2 साल रुका, फिर मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ, तो मैंने अपना इकरा डिक्शन क्लास स्टार्ट की। ऐसे लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई वॉइस डबिंग करता है, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग का काम करता है, कोई असिस्टेंट कहीं बन जाता है, कोई किसी कास्टिंग कंपनी में चला जाता है। लेकिन उसका जो प्लानिंग होती है फ्यूचर, वो होती है कि मुझे एक्टर ही बनना है। लेकिन साइड में धीरे धीरे ये करते रहते हैं ताकि घर भी चलता रहे। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, अगर आपको कॉमर्शलाइज करना है और आपको, अगर आप, ये सब अपने अपने सबका अपना अपनी सोच है। जो कॉमर्शलाइज करना चाहते हैं वो अपना कॉमर्शलाइज करते हैं, फिल्में करते हैं, एड फिल्म करते हैं। जिसको बहुत ही वैसा काम करना होता है अपने मन का, तो वो थिएटर करता है, कुछ लोग टीवी सीरियल करते हैं। सबको जैसा मन है, सबके लिए काम है, और सबके लिए पूरा आसमान खुला हुआ है। जो जो करना चाहे वो कर सकता है। तो हर तरीके का सिनेमा भी बनता है, हर तरीके का वेब सीरीज भी आ रही है। अब तो नया स्टार्ट हो गया, तो नए नए एक्टर को काफी चांस मिलता है। बाकी टीवी सीरियल्स भी है, एड फिल्म भी बनती है, नाटक भी होते हैं। तो जिसको जो करना है वो पूरी तरह से कर सकता है। बाकी सिनेमा और चीजें वक्त वक्त पर अपने हिसाब से बदलती रहती है।
70s का सिनेमा थोड़ा अलग था, 80s में थोड़ा डिफरेंट हुआ, 90s और 2000 के बीच में थोड़ा अलग सिनेमा था, लेकिन फिर वापस आर्ट का 2005 और 4 के बाद फिर से थोड़ा सा पहले सिनेमा की तरफ हम लोग रुझान हुआ, तो वो शुरू हुआ है। और काम हर सभी के लिए काम है, काम किसी के लिए कम नहीं है यहाँ पर। बस क्या है, आपको रुकना पड़ेगा पेशेंस के साथ, और सही जगह पर सही वक्त पर पहुंचना पड़ेगा। यही जी सर, स्ट्रगल है और यही सिनेमा। यही स्ट्रगल है, यही संघर्ष है। इसके साथ साथ सर मैं आपसे एक आपका थिएटर का भी और जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो थिएटर भी करते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। और थिएटर आर्टिस्ट जो है उसके पास एक अलग ही कला होती है, एक अलग आर्ट होती है। तो आपने जैसे कि रंगबाज प्रोडक्शन के साथ काम किया है, आपने 1 रुपया, जी, फिर से शादी जैसे नाटक में एक्टिंग करी है। वो उसकी सर थीम्स क्या रही हैं, क्या आप हमसे शेयर करना मैं जब चाहेंगे? मुंबई आया 2015 में, और उसके बाद उससे पहले मैं अलीगढ़ में काम कर रहा था, फिर दिल्ली में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक्टिंग का कोर्स भी किया। उसके बाद मुंबई आया। तो जब मैं मुंबई आया तो 6-7 महीने मेरे पास कोई काम नहीं था, ना टीवी का काम था, ना फिल्म का काम था, ना ही वेब सीरीज तो उस वक्त स्टार्ट भी नहीं हुई थी हिंदुस्तान में। तो कुछ भी काम नहीं मिल पा रहा था। मैं थोड़ा सा फिर फेड अप होने लगा, मैंने क्या करूं क्या करूं। जो मैं पैसा लेकर आया था अपने घर से अलीगढ़ से, वो पैसा भी धीरे धीरे खर्च होने लगा, खत्म होने लगा। जैसे जब पैसा जब बिल्कुल ही खत्म हो गया, उसके बाद असल दिमाग चलना शुरू हुआ। तो फिर हमने क्या करें, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो थिएटर का है, तो क्यों ना तुम किसी थिएटर कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम ऑडिशन दे रहे हो सकता है अभी तुम ऑडिशन ठीक तरीके से नहीं दे पा रहे हो, जिससे तुम्हारा नहीं हो पा रहा, उससे तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है। तो इसका अच्छा ये है कि तुम किसी थिएटर कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हारा बैकग्राउंड जो है थिएटर का है। क्योंकि मैंने अलीगढ़ में काफी थिएटर किया। मैंने अलीगढ़ में असीरे हिट फारसी नाटक है, जो मेरे मेंटोर थे अलीगढ़ में डॉक्टर मजदूर रहमान सर, उनके साथ मैंने फारसी नाटक किया था, 7 महीने रिहर्सल किया था। और बहुत बड़ा प्रोडक्शन था वो, अलीगढ़ जैसे शहर में इतना प्रोडक्शन मैंने कभी नहीं देखा था, ना उसके बाद हुआ ना उससे पहले था। और फिर मैंने उनके साथ एक और नाटक किया, बादल सरकार का पगला घोड़ा। तो 2 नाटक मैंने बड़े बड़े फुल लेंथ प्रोफेशनली वहां पर किए। और उससे पहले जब ड्रामा क्लब का मेंबर था, तो मैंने प्रायश्चित नाटक किया। उसके अलावा भंवर नाटक किया, एस एस शरानी साहब का लिखा हुआ। उसके अलावा और भी मैंने छोटे छोटे नाटक किए थे वहाँ पर। लेकिन जब मुंबई आया तो वही जो मेरा एक्सपीरियंस था अलीगढ़ का, पगला घोड़ा, भंवर, एक कोशिश और प्राची जैसे नाटकों का, तो फिर मैंने यहाँ पर अपने वाया वाया करके, मेरे सीनियर हैं इमरान रशीद सर, उनके साथ मैंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि 2 साल आपको बैक स्टेज करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता, मेरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा 2 साल बैक स्टेज। तो मैं उनके रंगबाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुंबई में मुझे पहला काम दिया। उससे पहले मैंने एक और प्ले किया था, एक डायरेक्टर हैं राइटर हैं आकृति सिंह जी के साथ। उन्होंने असल में मुझे पहला ब्रेक दिया था, ब्रेड क्रम्स नाटक तो उनका प्ले था। तो मैं मुंबई में बिल्कुल नया था, मेरा ये जो लाइफ स्टाइल अलीगढ़ की थी, तो मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, लेकिन काफी सपोर्ट किया था मेरी पूरी टीम ने और आकृति जी ने। मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा जिंदगी भर, क्योंकि मुंबई में पहला काम उन्होंने ही मुझे दिया था, ब्रेड क्रम्स नाटक। फिर मैं रंगबाज ज्वाइन किया, तो मैं वहां पर बैक स्टेज कर रहा था। और उस वक्त फिर से शादी नाम का नाटक इमरान सर तैयार कर रहे थे, तो मैं उसमें बैक स्टेज भी करता था, प्रोडक्शन भी करता था, स्टेज मैनेजर भी था। और उसमें फिर कुछ वक्त के बाद मैं रीडिंग भी करता था साथ में सारे एक्टर्स के साथ। काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें, दानिश सर थे, रुखसार जी थी, प्रियंका सेठिया जी थी, और निशा जी थी, तो नितिन भारद्वाज जी थे, इमरान सर थे उसमें। तो उनके साथ मेरा पहला अनुभव था, तो मैं काफी डर डरा से अलीगढ़ से आया हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरा काफी सफर आसान कर दिया। और फिर मैंने फिर से शादी में एक कैरेक्टर भी दिया इमरान सर ने कि ये तुम अच्छा रीडिंग कर रहे हो, तुम इसको करो, अगर तुम अच्छा करते हो तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, अगर थोड़ा गड़बड़ होता फिर देखते हैं। तो फिर इस तरीके से फिर मैंने और मेहनत की, वो कैरेक्टर फिर मैंने किया काजी का। तो फिर मैंने पहला शो मुंबई में टाटा का एक ऑडिटोरियम है एनसीपीए, वहां पर हमने पहला शो किया फिर से शादी नाटक। उस बाद से मैं नाटक करता, तो जो भी रंगबाज का नाटक आता था तो मुझे उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर में कास्ट किया जाने लगा।
फिर 1 रुपया मैंने नितिन भारद्वाज जी के साथ किया। उन्होंने मुझे 2 कैरेक्टर दिए उस नाटक में। एक मैं पंडित का कैरेक्टर करता था और एक लड़के का मनोज का कैरेक्टर करता था। एक साथ 2 कैरेक्टर करने का मौका मिला। वो मुझे नितिन भारद्वाज जी ने काफ़ी हेल्प की 2 कैरेक्टर एक नाटक। उसके बाद फिर मैंने जो सबसे बड़ा नाटक है रंगबाज का, बड़े मियाँ दीवाने, वो बहुत ही बड़ा नाटक है। तो पिछले 10-12 साल से चला, 80-90 शो उसके हो चुके हैं। तो उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा और बड़ा कैरेक्टर इमरान सर ने दिया। चिल्ले खां उसमें एक कैरेक्टर है, वो मैं उसमें आज भी कर रहा हूँ और देखो कब तक करता हूँ, कि वो मेरा भी फेवरेट कैरेक्टर है चिल्ले खां का। और वो बड़े मियाँ दीवाने काफी सुपरहिट नाटक है। ये 10-12 साल से हैं मुंबई में, और मुंबई के बाहर भी, इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इसके शो भी। तो ये एक इंटरनेशनल शो है और ये चलता है, अभी तक चल रहा है, कब तक चलेगा ये चलता रहेगा। बहुत अच्छा नाटक है। जो आप लोग भी कभी दिल्ली में शो होगा या मुंबई आकर कभी आए तो बड़े मियाँ दीवाने जरूर देखें। जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो बड़े मियाँ नाटक, बड़े मियाँ दीवाने रंगबाज का नाटक जरूर देखें। एक बहुत बड़ा अनुभव होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस नाटक को देख। जी सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छे एक्टर्स की पहचान यही होती है कि वो सबके दिलों में जगह बना ले, और जैसे कि आपने बनाई है। सर, थिएटर के साथ साथ आपने टेलीविजन भी किया है, और टेलीविजन में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? टेलीविजन में असल में मैं इधर थिएटर में इतना काम रहता था कि हम कभी एक नाटक कर रहे हैं, कभी दूसरा नाटक कर रहे हैं, कहीं प्रोडक्शन का काम होता था, मेरी प्रोडक्शन क्लासेस भी चल रही थी अपनी, फिर हमारी फिल्म वगैरह भी स्टार्ट हो गई, फिर से शादी मैंने की थी। उससे पहले मैंने सॉरी, अलीगढ़ में एक फिल्म की थी मजाज। मजाज ए गमे दिल, ये मैंने प्रियांशु चटर्जी एक एक्टर हैं, उनके साथ ये मैंने फिल्म की थी, अलीगढ़ में ही रहता। उसके बाद मैं जब मुंबई आया तो फिर मैंने टेलीविजन वगैरह के लिए भी ऑडिशंस वगैरह दिए, तो मैंने कुछ कुछ कैरेक्टर सब टीवी के लिए, स्टार प्लस के लिए और बिग मैजिक के लिए, ऐसे ऐसे, और मुझे कुछ कैरेक्टर मुझे याद नहीं है, इसको याद नहीं आ रहा। तो मैंने टीवी के लिए कुछ कुछ 4-5 टीवी सीरियल किए। जी सर। सर, जैसे कि हर कला और कलाकार के पीछे एक आइडल होता है जिसको वो देखकर कुछ सीखता है। आपकी लाइफ में कौन ऐसा रहा है जो आपको इंस्पिरेशन देता हो या मोटिवेशन दी हो? ऐसे तो काफी लोग हैं, लेकिन जो अगर मैं बिल्कुल ही कहूँ अच्छे तौर पर, तो एक तो डॉक्टर मजीवर रहमान सर अलीगढ़ में, जिन्होंने मुझे काफी पुश किया कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम आगे काफी कुछ कर सकते हो, तो तुम मुंबई जाओ, यहाँ टाइम खराब मत करो। तो मैं अलीगढ़ में, मुझे अच्छा लगता था, काफी अपने काफी दोस्त वगैरह थे, लेकिन उनको ये बात खराब लगती थी सर को। सर अपनी जगह बिल्कुल सही थे, तो सर ने मुझे भेजा जबरदस्ती मुंबई। तो फिर मैं मुंबई आया, तो अलीगढ़ में मेरी जो शुरुआत थी, उन्होंने मुझे दिल्ली भी भेजा था एक इंस्टीट्यूशन में कोर्स करने के लिए, मदद करने। उसके अलावा जब मैं मुंबई आया तो इमरान सर ने मेरा काफी साथ दिया, काफी काफी हेल्प की मुंबई थिएटर में, और काफी कुछ मैंने उनसे सीखा और मैं उनसे लगातार सीखता जा रहा हूँ। और सीखने की समझ तो ये कि आप हमेशा सीखते रहते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने को एक्टर से सीखते हैं, अपने मेंटोर से सीखते हैं। बाकी आप सिनेमा देखते हैं, जो आपके बड़े बड़े एक्टर हैं उनसे आप सीखते हैं। बाकी आसपास आपकी घटनाएं जो घटित होती रहती है, आप उनसे भी काफी कुछ सीखते हैं। तो एक इमरान सर मेरी जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने अदा किया। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपको भी कोई मोटिवेट करता है। हम सबको कोई ना कुछ सिखाता रहता है, एंड वी आर ऑल लर्नर्स इन लाइफ। ऐसे ही सर, मैं मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग है, और उन लोगों के लिए है जो सिनेमा में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से सिनेमा देखते आ रहे हैं और कुछ बदलाव की उम्मीद रखते हैं। तो सर, जैसे कि सिनेमा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स दिए हैं, जैसे कि पंकज कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इमरान खान, बमन ईरानी, और वो एक्टर्स जैसे कि ओम पुरी, जो सोशल इश्यूज के बारे में बात करते हैं। और सर, क्या आपको लगता है कि सिनेमा में कुछ चेंज आया है और सिनेमा सच दिखाता है? सिनेमा ऐसा है जैसे आपकी और हमारी जिंदगी, हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और डेली हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर बदलाव आते हैं, शरीर में, जिस्म में, चेहरे पर, सोच में। उसी तरह से सिनेमा है, सिनेमा में बदलाव आते रहते हैं, सोच बदलती रहती है फिल्म मेकर्स की, एक्टर्स की, राइटर्स की।
तो सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती है हमारे और आपकी तरफ, या हम सोसाइटी को देखते हुए चेंज होते हैं, या सोसाइटी हमें देखकर चेंज होती है, ये एक दूसरे की पूरक है। लेकिन सिनेमा हमारे और आपकी जिंदगी की तरह बदलती रहती है। 70s का सिनेमा कुछ अलग था, 80s में थोड़ा अलग हुआ, 90s से लेकर 2000 तक थोड़ा अलग था, और फिर जो 70s 80s का सिनेमा था जिसको हम अर्थपूर्ण सिनेमा कहते हैं, वो वापस दौर हमें फिर से देखने को मिला 2000 के बाद। बहुत सारी फिल्में जैसे लंच बॉक्स इरफान खान साहब की, या फिर हमने मकान देखी हाल फिलहाल में, अनुराग कश्यप साहब की हमने फिल्म, जैसे एक फिल्म हमने देखी थी अगली। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं, लेकिन उनको देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में बनती हैं, या फिर पान सिंह तोमर जैसी फिल्में बनती हैं, जिनको देखने का नजरिया समझ में आ जाता है कि ये फिल्म क्या है। और इस आज के दौर में बहुत सारी कमर्शियल फिल्में भी बनती रहती हैं, उनसे भी हम लोग काफी सीखते हैं, देखते हैं कि फर्क, तो उसमें फर्क क्या है और इसमें क्या सीखने को मिला, ये लगातार हम सीखते रहते हैं। हर सिनेमा से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन हम चूंकि थिएटर बैकग्राउंड से हैं, और मैंने काफी सिनेमा देखने की कोशिश की है। हालांकि सिनेमा तो बहुत अथाह है सागर की तरह, लेकिन जितना हमसे देखा गया हमने कोशिश की है। तो 70s की फिल्में देखी, 80s की फिल्में देखी। उस वक्त में जैसे अ, मैंने टीवी सीरीज जैसे कि तमस मैंने देखी, टीवी सीरीज तमस देखकर मुझे बहुत सीखने को मिला। ओम पुरी साहब की एक्टिंग, जैसे पंकज कपूर साहब, या फिर हमने जाने भी दो यारों जैसी फिल्म देखी, कॉमेडी कल्ट, या कमल हासन साहब की एक फिल्म मुझे बहुत याद आती है, मुझे काफी पसंद आती है, जो उस फिल्म का नाम है, उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बिल्कुल पूरी फिल्म में डायलॉग ही नहीं था, उसमें म्यूट फिल्म थी, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। इसके अलावा सदमा हमने कमल हासन साहब की देखी, श्रीदेवी जी के साथ, तो ऐसी फिल्में जी मासूम जी। है। तो ये सिनेमा देखकर पाप है, या फिर अर्ध सत्या है ओमपुरी साहब की, या आक्रोश है ओमपुरी साहब की। आक्रोश मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगती है ओमपुरी साहब की, उसमें नसीब सर भी हैं, ओमपुरी साहब भी हैं। तो वो आक्रोश देखी, अर्ध सत्या देखी, या फिर आज का सिनेमा मकान हुई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, ये फिल्में देखकर काफी अच्छा लगता है। या फरहान अख्तर की कुछ फिल्में मुझे काफी अच्छी लगती है, जो रोकन उन्होंने बनाई, उससे पहले ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो अख्तर जी ने बनाई थी। तो ये फिल्में देखकर लगता है कि नहीं, सिनेमा आज भी है, और लगातार सिनेमा में अच्छा काम हो रहा है। अभी मैंने पिछले दिनों एक फिल्म और देखी थी, लव आजकल, सैफ अली खान ने जिसमें काम किया था, वो फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी। जो उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने जब भी मेट बनाई थी, तो काफी प्रोग्रेसिव सिनेमा बढ़ता जा रहा है। और लव आजकल का जो सिनेमा है जो मैंने देखी, तो वो उस वक्त में उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो वो आज की फिल्म है जो उन्होंने इतने साल पहले बनाई, लव आजकल। जी सर, आपने जी बहुत अच्छे से ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि पहले की जो फिल्म्स थी, स्पेशली अगर हम 90s की फिल्म्स की बात करें, तो वो एक हैप्पी एंडिंग होती थी। हमें पता है वो उसमें लास्ट जी में क्या होता, राउंड कैरेक्टर्स होते थे, राउंड कैरेक्टर्स नहीं, आई मीन टू से फ्लैट कैरेक्टर्स होते थे। अब की जो जी फिल्म्स हैं, अब फिल्म मेकर फिल्म बनाता है और खुद कंक्लूजन नहीं देता, वो ऑडियंस को एक जगह छोड़ जाता है जहां से आगे का रास्ता ऑडियंस को खुद तय करना पड़ता है। तो इट्स लाइक, अभी देखिए, हाँ। जी पहले क्या था कि जैसा आपने कहा हैप्पी एंडिंग, अब जरूरी नहीं है हर स्क्रिप्ट की डिमांड हैप्पी एंडिंग हो। जैसे मैं अनुराग कश्यप साहब की अगली फिल्म देखी, आपने शायद देखी होगी, जब भी मुझे लोग देख पा रहे जी जी। उन्होंने वो आपने देखी होगी, जिसका एंड देखकर आप डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, एक झटका आपको लगता है। लेकिन अब उस फिल्म का हैप्पी एंडिंग नहीं दिखा सकते, क्या दिखा, तो उसका वही एंड अच्छा लगा और परफेक्ट था। तो अब अगर 1980s की फिल्म होती तो शायद हैप्पी एंडिंग दिखाते। तो हम्म। पहले शायद, मैं पता नहीं मैं कितना सही हूँ अपनी जगह पर, पहले के डायरेक्टर को शायद ये मजबूरी थी या प्रेशर था ऑडियंस के हिसाब से कि नहीं, हैप्पी एंडिंग दिखाना पड़ेगी। तो जिस फिल्म की हैप्पी एंडिंग डिमांड भी नहीं है, जैसे सदमा है, सदमा फिल्म में आपने अगर देखी होगी, तो उसमें श्रीदेवी जी चली जाती है ट्रेन से, और कमल हासन साहब प्लेटफॉर्म पर लड़खड़ाते चले जाते हैं, और वो उन्होंने पूरा, समझ लो उस श्रीदेवी जी का जो कैरेक्टर था उसको उन्होंने एक तरीके से पाला पोसा था।
और एंड में उनको होश आ जाता है, वो उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, वो अपने घर चली जाती है, उनको पहचानती भी नहीं कि उसने उनको कैसे इतने वक्त अपने साथ रखा। तो उसका एंड हैप्पी एंडिंग क्या करते, तो उनको जाना था, वो चली गई। तो उसका एंड वो परफेक्ट था, वो सबसे कल्ट मूवी है वो सदमा, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी इंडियन सिनेमा में। जी सर। सर, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन में सारे क्वेश्चंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर, ये सवाल अगेन उन लोगों के लिए है जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं और वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाएं। तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे? देखिए, एक्टिंग अगर आपको कोई सिखा सकता है तो आप खुद हैं, आप ही अपने आप को एक्टिंग सिखा सकते हैं। बाकी कुछ तरीके हैं, अच्छी जो वर्कशॉप्स होती हैं एक्टिंग से रिलेटेड, प्रोफेशनल फैकल्टीज आती हैं, या आपके शहर में जो अच्छा थिएटर कर रहे हैं, जो अच्छा सिखा रहे हैं, इन तक आप पहुंचे, उनकी वर्कशॉप करें। एक तो ये तरीका है एक्टिंग सीखने का। दूसरा, आप किसी भी थिएटर कंपनी को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप बैक स्टेज करिए, प्रोडक्शन करिए, वहाँ पर आपको सीखने को सबसे ज़्यादा मिलेगा, बैक स्टेज प्रोडक्शन। बाकी जब आपको बेसिक क्लियर हो जाए, तब उसके बाद आपके जो उस्ताद हैं, गुरु हैं, टीचर हैं, वो आपको एक वक्त के बाद खुद ही चांस देंगे कि हाँ, अब तुम स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो। तो आपको कोई ना कोई कैरेक्टर देंगे, फिर उस कैरेक्टर को आप तैयार करिए। तो आप 1 साल 2 साल अगर आप बैक स्टेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या वर्कशॉप करेंगे अच्छे टीचर की, अच्छे फैकल्टी की, तो आपको सीखने को एक्टिंग काफी मिलेगी। बाकी एनएसडी है, एफटीआईआई है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ भी आप जाकर एक्टिंग में सीख सकते हैं। यही तरीका है। बाकी एक्टर को जो है, जिसको नए एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको पढ़ना बेहद जरूरी है। एजुकेशन भी जरूरी है, एकेडमिक काफी। दूसरा, आपका हिंदुस्तान का या दीगर मुल्कों का, देशों का जो लिटरेचर है, उसको जरूर पढ़ें, और काफी हद तक पढ़ें। जितना पढ़ सकते हैं उतना कम है। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका दिमाग खुलेगा। अलग अलग कैरेक्टर के बारे में जो आप पढ़ेंगे स्टोरीज में, नॉवेल्स में, अलग अलग राइटर्स की, तो आपका दिमाग अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से ओपन होता चलेगा। तो जिंदगी में आपको कोई भी कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो आपको अगर वैसा कैरेक्टर आपने कोई पढ़ा होगा, तो आप उसको इजीली और आसानी से कर सकते हैं। या फिर आप पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए काफी ओपन हो जाता है, यानी कि आपको सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़िए, किसी भी राइटर को पढ़िए, लेकिन पढ़ना जरूर। बेसिकली ये आपने बात बहुत अच्छी बताई है कि लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बहुत लोगों के, बहुत कैरेक्टर्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, वो किस स्ट्रगल में है और वो स्ट्रगल कैसे, आ, उस चीज को कैसे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, ये सारी चीजें हमें लिटरेचर से पता चलती हैं। और हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा जो है वो लिटरेचर से इंस्पायर्ड है, जैसे कि आपने बताया कि प्रेमचंद और शेक्सपियर, ऐसे जो बहुत ही फेमस प्ले राइट्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे हमें प्लेस दिए हैं, नाटक दिए हैं, जी। जिसको आज भी जो है आर्टिस्ट हैं उसको प्ले करते हैं, स्टेज पे दिखाते हैं, और ऑडियंस जो है आज भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती है। इसी के साथ जी। सर, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मैं ये कहूंगी कि हमारी कॉन्वर्सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, और जो कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, कि हर एक आर्टिस्ट की, हर एक कलाकार की एक फिलॉसफी होती है कि हम इस दुनिया जी। में आए हैं तो कुछ कमाल करके जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि बस समझो कि मानो दुनिया हमें याद करे। तो दुनिया में आपकी याद। लाइफ की फिलॉसफी क्या है सर? देखिए, जब हम किसी भी लेवल पर होते हैं, जब हम बेसिक सीख रहे होते हैं, तब भी अपने आप को जीरो मानिए, यार हमें तो अभी बेसिक सीखना है। और जब आप स्टेज पर चढ़ जाते हैं, फिर आपका एक नया दौर स्टार्ट हो जाता है।
कि अभी तो हम मतलब अब हम कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तो आप फिर वापस जीरो हो जाते हैं कि अब कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपको एक अलग जर्नी, एक अलग सोच पैदा करना पड़ेगी। तो आप एक कैरेक्टर प्ले कर लेते हैं, फिर एक शो के बाद जब दूसरा शो आता है, फिर आपको यही सोचना चाहिए कि अभी हम फिर जीरो हैं। तो ऐसे करते करते आप, मेरे ख्याल से आखिरी वक्त तक जिंदगी के, आपको यही महसूस होना चाहिए एक एक्टर को या एक राइटर को या एक फिल्म मेकर को, कि अभी भी उसको सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसे सागर है, सागर में से आपने एक बाल्टी या एक मग भर के पानी या एक गिलास भर के पानी निकाल लिया, उतना भी शायद हम पूरी जिंदगी में नहीं सीख पाते। तो एक्टर या राइटर या डायरेक्टर या फिल्म से या कला से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पूरी जिंदगी बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत सारे लोग बहुत कमाल कर देते हैं, पता नहीं बहुत सारे अवार्ड सम्मान भी पा जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यही कहते रहते हैं कि अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो और कुछ बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं वो शायद अभी भी अचीव नहीं कर पाए। तो ये सोच अगर आपके अंदर सीखने की जो जिज्ञासा है, जो ललक है, वो हमेशा रहेगी, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिस दिन आपको ये महसूस हुआ कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत कुछ पा लिया, तो मेरे ख्याल से उस दिन आपकी जो सीखने की ललक है, जज्बा है, जो सीखने की गति है, वो रुक जाए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। और सर देखा जाए तो इंसान भी एक एक्टर ही है। इस दुनिया में आता है, जी, हंसता है, हंसाता है, रोता है, रुलाता है, और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। सर एक बहुत अच्छा इंसान लगा। अपनी पूरी जिंदगी, जी जी सर, बोलिए प्लीज। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में ना जाने कितने कैरेक्टर प्ले कर देता है। कभी वो बेटा होता है, कभी दोस्त होता है, कभी भाई होता है, कभी बाप होता है, कभी पति होता है, कभी अलग दोस्त है। तो एक दोस्त का कैरेक्टर एक नहीं होता है, बहुत सारे दोस्त के कैरेक्टर हो सकते हैं। हर दोस्त के साथ आप एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते, एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते, अलग अलग दोस्त होते हैं। आप आज जिस दोस्त से मिलते हैं उसका बिहेवियर और आपका बिहेवियर अलग होगा। उसी फ्रेंड के साथ 10 साल के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये जो जर्नी है कि पहले दिन मिले और 10 साल के बाद मिले, वो जो चेंज है वही परफॉर्मेंस है। जी सर। जी, और एट द एंड परफॉर्मेंस मैटर्स। ठीक है सर, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पे आए और हमारे साथ इम्पोर्टेंट इश्यूज पे आपने डिस्कशन करी। हम उम्मीद करते हैं आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे। अलविदा सर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने मुझे मौका दिया मेरे बारे में जानने का, और मेरे जो ख्यालात हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं भी आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आदाब।